Hey guys, I hope you all are doing great. This is Puneet Singh. Welcome to my new video. Again, आज ये वीडियो भी एक बुक व्लॉग होने वाला है। जैसा कि आज 14 सितंबर है, मतलब हिंदी दिवस है, और आज के दिन हिंदी हमारी भाषा को संविधान में स्वीकार किया गया था। तो आज के दिन को सेलिब्रेट करने, इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आज एक हिंदी की किताब पढ़ूंगा, हिंदी की पुस्तक पढ़ूंगा, जो है ये विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये मैं लाया था दिल्ली से, और सिर्फ एक ही हिंदी बुक है मेरे पास अभी ये। तो अभी मैं एक ये नई बुक पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आज एक हिंदी दिवस है और मेरे पास सिर्फ एक ही बुक है हिंदी की अभी ये। ठीक है, मुझे इसे हिंदी में ही पढ़ना था, तो मैं ये लाया हूँ और हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो ये बुक। अगर आप करंटली ये बुक पढ़ रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, साथ साथ में हम पढ़ेंगे। और देखो, अगर आपने नहीं पढ़ी है ये बुक तो देखो कैसी होगी ये बुक। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ और एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे इस बुक को पढ़ने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो अब हम पढ़ते हैं बुक। तो इसके आई थिंक सेकंड पेज पे ही कुछ लिखा है, ये मैं पहले पढ़ता हूँ, अच्छा लग रहा है। ज्ञान का दीप जलाए रखूँगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूँगा। मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूँगा, जिससे मेरा देश महान हो। 22 मार्च 2002 को डॉक्टर कलाम द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई कविता का हिंदी अनुवाद। तो बहुत अच्छा मतलब लिखा हुआ है ये, जो भी है बहुत अच्छा लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मृति में मेरे सृजक की। ठीक है, यहाँ पे एक माँ पे ऊपर कविता है शुरुआत में, तो ये पढ़ के देखते हैं पहले हम। ठीक है, समुंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्क़त, दिक्कतें कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर। दिया तूने हमेशा दया का दान, याद है अभी जैसे कल ही, 10 बरस का मैं सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र। पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में अधमुदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर घुटनों के बल, बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं। तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चों की पीड़ा। तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं, मेरी माँ और जीता मैं। क़यामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम। वाह, बहुत ही बढ़िया पोएम है ये, बहुत अच्छी लिखी हुई है इन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, माँ के ऊपर। बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये शायद माँ तुझे सलाम, ये हमारे कंट्री के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कंट्री के ऊपर लिखा हुआ है जहाँ तक है। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है डॉक्टर कलाम जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है भूमिका। भूमिका अभी हम पढ़ नहीं रहे, लास्ट में पढ़ लेंगे। ये पर्सनल चॉइस होती है, जब आप बुक पढ़ते हो तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप प्रीफेस, फॉरवर्ड, ये सब अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते हो।
तो अभी के लिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। आभार, एक्नॉलेजमेंट जिसे कहते हैं, वो है ये। तो अभी हम इसे स्किप कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। मेरी बात, यहाँ पे है ये मेरी बात, कुछ कलाम जी के वर्ड्स हैं शायद, तो उन्होंने ये लिखा है मेरी बात, ठीक है। तो इसे भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हम सीधे मेन टेक्स्ट पे आते हैं, मेन चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। ये बाद में पढ़ लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत इस बुक को पढ़ने का। मैंने बहुत सुना है इस बुक के बारे में, अच्छी है, तो इसलिए मुझे पढ़ना है। तो हम इसे स्किप कर देते हैं, सबको आगे पढ़ना है। हाँ, इंडेक्स पढ़ते हैं अब हम। इंडेक्स आ चुकी है यहाँ पे। अनुक्रम, भूमिका, आभार, मेरी बात, सर्वेक्षण, सृजन, आराधना, अवलोकन, उपसंहार, ठीक है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 1 पे शायद, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1। सर्वेक्षण 1931 से 1963। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार, सब उसके हैं बनाए उसने, तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब तल में। वाह, ये अथर्ववेद से लिया गया है और ग्रंथ 4 श्लोक 16। सो अब हम आ गए हैं चैप्टर 1 पे। अब पढ़ते हैं इसे। आप भी मेरे साथ पढ़िए और एंजॉय करिए इस अमेजिंग बुक को। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वो कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों की तरह से। मैं पर्याय अपनी माँ के साथ ही रसोई के नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। ओके, तो जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है पढ़ के कि अभी इन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, वो सब ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, और आगे पढ़ के पता चलेगा कि आगे क्या है, ठीक है। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अता की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। नमाज के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते तो विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद के बाहर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते। उनमें कई लोग पानी के कटोरे मेरे पिताजी के सामने रखते। पिताजी अपनी उंगलियां उस पानी में डुबोते जाते और कुछ पढ़ते जाते। इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के लिए घरों में ले जाया जाता। मुझे भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते। पिताजी हमेशा मुस्कुराते और शुभचिंतक एवं
एवं दयावान अल्लाह को शुक्रिया कहने को कहते। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे सिर्फ नमाज़ पढ़ने को मैं ऐसे नमाज़ पढ़ना नहीं मान रहा। कोई भी हम काम करें, मतलब जो भगवान के लिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग काम हो सकता है, जैसे पूजा करना या क्रिश्चियन में कुछ और, तो जो भी चीज़ हमें भगवान के करीब ले जाए उस चीज़ को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, वो रिचुअल। ठीक है, तो बहुत सही चीज़ लिखी है। पूजा करने से, नमाज करने से, बहुत जो उन्होंने लिखा है वो बहुत सही लिखा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस चीज़ को। तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल बहुत सही बात लिखी है। मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर, जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह देवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उनके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। बहुत सही बात है, बहुत। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। तो आत्मविश्लेषण का मतलब मुझे नहीं पता, जहाँ तक है सेल्फ एनालिसिस या फिर सेल्फ, अपने आप के अंदर झांकना, मतलब वो चीज़ होती है। मैं देख लेता हूँ एक बार इसका मीनिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ। 5 minutes later. सो मैंने देखा आत्मविश्लेषण का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब वही जो मैं सोच रहा था, सेल्फ एनालिसिस, अपने बारे में सोचना, अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, इनके बारे में डीपली सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पेन है, फेलियर है, हर्डल्स हैं, वो हमें हमारा सेल्फ एनालिसिस को जानने के लिए अपॉर्चुनिटी देती हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं? मैंने पिताजी से पूछा। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आंखों में देखा। कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे वे मेरी समझ की क्षमता जांच रहे हों। फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। पिताजी के इस जवाब ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और अपरिमित उत्साह भर दिया। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालांकि हर जगह, हर बार यह सही नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। सो गाइस, अभी मैं इतनी ही पढ़ता हूँ बुक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बहुत अच्छी लग रही है ये बुक, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस बुक को पढ़ने में मुझे। और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लिखी है इस बुक की। और ऐसा लग रहा है मुझे कि ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बुक है, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई बुक है, जो कुछ सिखाएगी आपको लाइफ में, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ सिखाएगी, सेल्फ हेल्प बुक की तरह। डेफिनेटली वो वाइब आ रही है इस बुक से, वो पॉजिटिविटी आ रही है इस बुक से, बहुत मज़ा आ रहा है इस बुक को पढ़ने में। तो डेफिनेटली मैं इस बुक को आगे पढ़ूँगा। और अब मैं वीडियो आगे नहीं बना सकता क्योंकि लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक को दोबारा पढूं, इस बुक का दोबारा एक बुक व्लॉग बनाऊं, तो कमेंट्स में मुझे बताओ और मैं पढ़ूंगा इस बुक को। डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है इस बुक को पढ़ने में मुझे, और अच्छा लग रहा है बहुत। और क्योंकि आज हिंदी दिवस है
तो उसे मनाने के लिए मैंने सोचा कि एक हिंदी बुक पढ़ी जाए, और बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरा ये। बहुत अच्छी बुक है, मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे दोबारा पढूँ, इसका दोबारा एक बुक व्लॉग बनाऊँ, तो मुझे बताइए कमेंट्स में। और कैसी लगी ये बुक मुझे बताइए कमेंट्स में, रिव्यू दीजिए अपना, और डेफिनेटली मैं बनाऊँगा अगली वीडियो इसकी। और हिंदी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी बहुत ज़रूरी होती है। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी हिंदी को ऐसा साइड लैंग्वेज समझा जाता है। हमारे स्कूल में भी हम देख लो कि हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है और इंग्लिश को कंपलसरी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हिंदी को भी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी का, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे जर्मन लोग जर्मनी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जापानीज़ लोग जापान में ग्रो कर रहे हैं, और हम भारत के लोग हैं, हमें हिंदी में ग्रो ही करना होगा। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारे देश का कल्चर है, हेरिटेज है। तो कुछ भी हो जाए हमें हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी भाषा की रेस्पेक्ट करनी है। और फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत जल्दी आऊँगा मैं वीडियो लेके। सो आई होप आपको ये मेरा बुक व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।